अगर ऐसी कल्पना की जाए कि एक संप्रभु राष्ट्र के नेता को विदेशी ताकतों द्वारा अचानक उसी के देश से पकड़ लिया जाता है और ठीक उसी समय दुनिया के सबसे खूंखार ड्रग लॉर्ड की मौत के बाद पूरा का पूरा मेक्सिको आग की लपटों में घिर जाता है, क्या ये किसी थ्रिलर फिल्म का दृश्य लगता है? सुनने में तो बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दक्षिण अमेरिका और व्यापक अमेरिकी महाद्वीप की आज की जमीनी हकीकत है। एक शानदार और ज्ञानवर्धक सुबह में स्वागत है। आज 17 मार्च 2026 है जी। और आज की इस विशेष गहन चर्चा का विषय है कार्टेल युद्ध और अमेरिकी दबाव, अमेरिका में नया सुरक्षा संकट। ये समझना आवश्यक है कि ये कोई सामान्य दैनिक समाचार बुलेटिन नहीं है। एकदम सही कहा। ये खुफिया रिपोर्टों, विविध समाचार स्रोतों और डेटा के आधार पर तैयार की गई एक तथ्यात्मक गहन चर्चा है। हमारा उद्देश्य बिना किसी सनसनी के केवल तथ्यों के आधार पर ये विश्लेषण करना है कि इस महाद्वीप में आखिर चल क्या रहा है, और वो भी पूरी तरह से निष्पक्ष होकर। बिल्कुल। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले यह सूचित करना आवश्यक है कि आज के इस प्रसारण को प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित किया गया है और इसे स्टाइलो न्यूज द्वारा तैयार किया गया है। जो कि एक अत्याधुनिक एआई आधारित समाचार एप्लीकेशन है। जी, और प्रोवेव एआई अपने संचालन का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मार्च महीने का एक विशेष डिस्काउंट दे रहा है। श्रोता www.stylonews.com पर जाकर प्रोमो कोड स्टाइलो का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह ऑफर केवल मार्च के अंत तक और शुरुआत के 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही मान्य है ना? बिल्कुल, शुरुआत के 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब स्टाइलो न्यूज के तकनीकी पहलू को समझना भी यहाँ थोड़ा प्रासंगिक है। असल में यह एप्लीकेशन स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का एक उपभोक्ता संस्करण है। उपभोक्ता संस्करण से आपका मतलब है कि ये आम लोगों के लिए सुलभ है? जी बिल्कुल। मूल रूप से स्टाइलो इंटेल ऑप्स को दुनिया भर की सरकारों, सेना और बड़े व्यवसायों के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वे 250 से अधिक वैश्विक स्रोतों से वास्तविक स्तर पर खुफिया जानकारी प्राप्त कर सकें। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस चर्चा के माध्यम से श्रोताओं को उन उपकरणों और देखिए उसी स्तर की विश्लेषणात्मक जानकारी तक पहुंच मिल रही है जो आमतौर पर वैश्विक स्तर पर निर्णय लेने वाले शीर्ष अधिकारियों के लिए आरक्षित होती है। यही कारण है कि आज का हमारा मिशन अत्यंत स्पष्ट है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान लैटिन अमेरिका में जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं घटी हैं, हमें उनके पैटर्न का एक निष्पक्ष और तथ्यात्मक विश्लेषण करना है। बिना किसी राजनीतिक झुकाव के ये समझना है कि स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। चर्चा की शुरुआत उस निर्णायक घटना से करते हैं जिसने इस पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा संकट को जन्म दिया है। मेक्सिको में एक ऐसा पावर वैक्यूम पैदा हुआ है जिसने रातों रात सड़कों को युद्ध के मैदान में बदल दिया है। स्रोत सामग्री और खुफिया ब्रीफ्स के अनुसार ये घटना 22 फरवरी 2026 की है। जी। मेक्सिको के जेलिस्को राज्य के टपालपावा में एक अभूतपूर्व सैन्य अभियान को अंजाम दिया गया। मैक्सिकन सेना ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी और मदद के साथ जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी CJNG के प्रमुख को मार गिराया। नेमेसियो ओसेग्वेरा सर्वेंट्स, जिन्हें दुनिया अल्मेंचो के नाम से जानती थी। बिल्कुल। अल्मेंचो केवल एक अपराधी नहीं थे, वे एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के प्रमुख थे जिसका प्रभाव कई महाद्वीपों तक फैला था। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर मैं एक उपमा का उपयोग करूं तो ये ऐसा है जैसे किसी विशाल इमारत के मुख्य स्तंभ को गिरा दिया गया हो। बहुत सटीक उपमा है। स्तंभ गिरने से ढांचा तो कमजोर होता है, लेकिन जो मलबा गिरता है वो चारों ओर तबाही मचाता है। और अल्मेंचो की मौत के बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जी। इस घटना के तुरंत बाद कार्टेल की ओर से एक बेहद सुनियोजित और हिंसक प्रतिक्रिया देखने को मिली। ग्वाडलाहारा और प्योर्टो वालार्टा जैसे प्रमुख और पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण शहरों में कार्टेल के सदस्यों ने भारी आगजनी की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन को जला दिया, राजमार्गों पर नाकाबंदी कर दी और सीधे सुरक्षा बलों पर हमले भी किए। जी। इन हमलों में अब तक नेशनल गार्ड के कम से कम 25 जवानों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। ये स्थिति तो एक बहुराष्ट्रीय निगम के शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण यानी हॉस्टाइल टेकओवर जैसी लग रही है। बिल्कुल।
जब किसी विशाल अवैध निगम का सीईओ अचानक हटा दिया जाता है तो नीचे काम करने वाले क्षेत्रीय प्रबंधक वे शीर्ष पद पर कब्जा करने के लिए अपने निजी सेनाओं का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ करने लगते हैं। ये केवल सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं है, ये कार्टेल का आंतरिक विखंडन है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। 2026 के फीफा विश्व कप में अब बहुत कम समय बचा है और मेक्सिको इसकी सहमेजबानी कर रहा है। ऐसे में इस हिंसक मलबे को साफ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, खुफिया रिपोर्टें स्पष्ट करती हैं कि ये समय मेक्सिको सरकार के लिए एक कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधी दुष्स्वप्न है। जी। राष्ट्रीय स्तर पर मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने एक बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि विश्व कप के आयोजनों या आगंतुकों के लिए कोई जोखिम नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई ये है कि फीफा इस आश्वासन मात्र से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल भी भेजा है ना। देख, स्थिति की गंभीरता का आकलन करने के लिए फीफा ने अपना एक विशेष सुरक्षा प्रतिनिधि मंडल मेक्सिको भेजा है, जो जमीनी हकीकत का मुआयना कर रहा है। और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, विशेष रूप से एक्स की, तो वहां की भावनाओं का क्या विश्लेषण सामने आया है? वहां भारी ध्रुवीकरण है। एक तरफ स्थानीय जनता और प्योर्टो वालाटा जैसे पर्यटन केंद्रों के व्यवसायी इस हिंसा के कारण गहरे आर्थिक संकट में हैं। उनकी चिंताएं बिल्कुल स्वाभाविक हैं। वहीं आबादी का एक हिस्सा सरकार के इस डीकैपिटेशन स्ट्राइक यानी शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने की रणनीति का समर्थन कर रहा है। वे इसे संगठित अपराध के खिलाफ एक संप्रभु राष्ट्र की स्वतंत्र और आवश्यक कार्रवाई मान रहे हैं। मेक्सिको की यह आंतरिक उथल-पुथल एक बात है, लेकिन राजनीति और प्रकृति का नियम है कि सत्ता का खालीपन कभी लंबे समय तक खाली नहीं रहता। एकदम सही। मेक्सिको के इस आंतरिक संघर्ष से ध्यान हटाकर यदि पूरे महाद्वीप पर नजर डाली जाए तो खुफिया दस्तावेज बताते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस खालीपन का फायदा उठा रहा है। जी, अमेरिका अपनी हार्ड पावर को अभूतपूर्व तरीके से थोप रहा है। और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि अमेरिकी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। खुफिया ब्रीफ्स के अनुसार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो वर्तमान प्रशासन का नेतृत्व कर रहे हैं, जी, उन्होंने फ्लोरिडा के मियामी में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया। और यहीं पर उन्होंने उस नए गठबंधन की घोषणा की, है ना? बिल्कुल। 17 लैटिन अमेरिकी देशों के साथ शील्ड ऑफ द अमेरिका नामक एक नए और आक्रामक सैन्य गठबंधन की घोषणा की गई। इस गठबंधन का घोषित उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ड्रग कार्टेल्स को जड़ से मिटाने के लिए पारंपरिक पुलिसिंग के बजाय सीधे सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना है। मतलब इसमें सैन्य हमले भी शामिल होंगे? जी, इसमें सटीक मिसाइल हमले तक शामिल हैं। इसी हार्ड पावर सिद्धांत के तहत अमेरिका ने इक्वाडोर की सरकार के साथ मिलकर नार्को आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। और मैंने ये भी पढ़ा कि क्विटो में FBI का एक कार्यालय खोला गया है। एकदम सही। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI का एक आधिकारिक परिचालन कार्यालय स्थापित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा कूटनीतिक कदम तो ये रहा है कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर 14 प्रमुख लैटिन अमेरिकी आपराधिक समूहों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जानकारी सतह पर जितनी सीधी लगती है, गहराई में उतनी ही विरोधाभासी है। आप किस विरोधाभास की बात कर रही हैं? देखिए, 17 देशों का एक महाद्वीपीय गठबंधन बनाया गया है जिसका लक्ष्य ड्रग कार्टेल को खत्म करना है। लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इस गठबंधन में मेक्सिको, ब्राजील और कोलंबिया को शामिल नहीं किया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये तो बिना पानी के भयंकर आग बुझाने की कोशिश करने जैसा प्रतीत होता है। जो देश इस पूरे ड्रग व्यापार और कार्टेल हिंसा के ऊपरी केंद्र हैं, वो ही इस शील्ड ऑफ द अमेरिका से बाहर क्यों हैं? असल में इस विरोधाभास का मूल कारण भू राजनीतिक विचारधाराओं का टकराव है। अच्छा। अमेरिकी प्रशासन ने जानबूझकर उन देशों को इस सैन्य गठबंधन से बाहर रखा है जी, जहां वामपंथी विचारधारा वाले नेता सत्ता में हैं। तो ये एक राजनीतिक कदम अधिक है। जी, और प्रतिक्रिया स्वरूप इन देशों ने भी इस अमेरिकी रणनीति को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा माना है। उदाहरण के लिए कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की आलोचना को ही ले लीजिए। उन्होंने क्या तर्क दिया है? उनकी आलोचना विशुद्ध रूप से आपूर्ति श्रृंखला के तर्कों पर आधारित है। उनका कहना है कि कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन उत्पादक देश है। जी। तो मूल स्रोत को नजरअंदाज करके
छोटे देशों के साथ सैनिक गठबंधन बनाना जमीनी स्तर पर एक दिखावा मात्र है। ये समस्या की जड़ पर प्रहार नहीं करता। यह तर्क तो अपनी जगह सही लगता है। और ब्राजील का क्या रुख है? ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का विरोध अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सिद्धांतों पर टिका है। लूला ने अमेरिका द्वारा ब्राजील के 2 सबसे बड़े गिरोहों पीसीसी और सीवी को आतंकवादी घोषित किए जाने की कड़ी निंदा की है। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि किसी आपराधिक गिरोह को सिर्फ माफिया कहने और उसे आतंकवादी घोषित करने के बीच क्या कानूनी अंतर होता है। ये बहुत बड़ा कानूनी दांवपेच है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है जी। खुफिया विश्लेषण बताता है कि जब किसी समूह को आतंकवादी लेबल किया जाता है तो अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र के कुछ संप्रभुता संबंधी सुरक्षा नियमों को दरकिनार करने का अधिकार मिल जाता है। बिल्कुल, उन्हें संबंधित देश की अनुमति के बिना वित्तीय प्रतिबंध लगाने या एक तरफा सैन्य कार्रवाई करने तक का अधिकार मिल जाता है। और इसी कानूनी पेच का ब्राजील विरोध कर रहा है। और ब्राजील का ये डर निराधार नहीं है। वेनेजुएला में जो हुआ है वो इस डर को वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। वेनेजुएला का संकट तो कूटनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व मोड़ पर पहुंच गया है। स्रोतों के अनुसार अमेरिका ने एक संप्रभु राष्ट्र के नेता निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। जी, यह एक बेहद असाधारण कदम है। और इसके तुरंत बाद अमेरिका ने वेनेजुएला में डेल्सी रॉड्रिगेज के नेतृत्व वाले एक नए नेतृत्व को आधिकारिक मान्यता भी दे दी है। और बात सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अमेरिकी प्रशासन ने अवैध गतिविधियों का हवाला देते हुए 1.8 मिलियन बैरल तेल ले जा रहे एक वेनेजुएला के तेल टैंकर को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जब्त कर लिया है। और अब इस अमेरिकी हार्ड पावर का अगला घोषित लक्ष्य डियोसडाडो कैबेलो बन गए हैं। एकदम सही। अगर हम इन सभी कड़ियों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखें तो ये केवल कुछ कार्टेल के खिलाफ की गई कार्रवाई नहीं रह जाती। ये स्थिति राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक बहुत बड़े ऐतिहासिक टकराव का रूप ले चुकी है। जी। क्या अंतर्राष्ट्रीय ड्रग व्यापार जैसी बुराई को खत्म करने के लिए किसी देश की संप्रभु सीमाओं का उल्लंघन किया जा सकता है? यही वो मौलिक प्रश्न है जिस पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी राज्यों के संगठन यानी ओएस जैसी संस्थाएं भी बहस कर रही हैं। उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है? वे इन एक तरफा कार्रवाइयों को लेकर गहरी चिंता में हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय कानून, पारस्परिकता और मानवाधिकारों के सम्मान की वकालत कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर इस भू राजनीतिक उथल-पुथल को कैसे देखा जा रहा है? अगर हम एक्स पर मौजूद डेटा का विश्लेषण करें तो वहां भी गहरा ध्रुवीकरण है। एक बड़ा वर्ग इस हार्ड पावर दृष्टिकोण का दृढ़ता से समर्थन कर रहा है। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि कार्टेल अब इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वो खुद में एक नार्को स्टेट बन चुके हैं। मतलब पारंपरिक तरीकों से उनसे नहीं लड़ा जा सकता। जी, उनका मानना है कि पारंपरिक पुलिसिंग अब काम नहीं करेगी, सैन्य बल ही एकमात्र विकल्प है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे इसे नए मॉनरो सिद्धांत के रूप में देख रहे हैं। 1823 का मूल मॉनरो सिद्धांत, जिसका उद्देश्य यूरोपीय शक्तियों को अमेरिका से बाहर रखना था। बिल्कुल, लेकिन आलोचकों का मानना है कि ये नया रूप अमेरिकी साम्राज्यवाद को थोपने और लैटिन अमेरिकी देशों पर एक तरफा नियंत्रण स्थापित करने का एक बहाना मात्र है। ये कूटनीतिक और सैन्य शतरंज का खेल तो बड़े देशों के बीच खेला जा रहा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जमीनी स्तर पर उन देशों में क्या हो रहा है जो इस शक्ति प्रदर्शन के केंद्र में नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उदाहरण के लिए पेरू जैसे देशों पर इस पूरे कार्टेल युद्ध और अस्थिरता का क्या असर हो रहा है? पेरू इस बात का सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे संगठित अपराध एक देश से दूसरे देश में रिश्ता है। खुफिया रिपोर्टों से एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। पेरू में CJNG कार्टेल द्वारा भारी मात्रा में पारे यानी मरकरी की तस्करी की जा रही है। पारे की तस्करी? हाँ। लगभग 4 टन अवैध पारे की खेप पकड़ी गई है ना? जी। अब सवाल ये है कि एक ड्रग कार्टेल पारे की तस्करी क्यों कर रहा है? बिल्कुल, ये काफी असामान्य लगता है। इसके पीछे का तंत्र ये है कि पारे का उपयोग अवैध सोने के खनन में किया जाता है। कार्टेल कोकीन बेचकर जो अरबों डॉलर कमाते हैं उसे सफेद करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जी, उसके लिए वे अब अवैध खनन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। सोने को कानूनी बाजार में बेचना आसान है और पेरू तथा बोलिविया में इस अवैध खनन को सुविधाजनक बनाने के लिए वे इसी पारे का उपयोग कर रहे हैं। ये तो एक पूरी तरह से नई समानांतर अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके अलावा पेरू की राजधानी लीमा में लॉस मेक्सिकोनोस नामक गिरोह द्वारा एक सार्वजनिक बस में आग लगाने की घटना रिपोर्ट की गई है, जो उनके बढ़ते प्रभाव का सीधा संकेत है। बिल्कुल,
ये उनके हिंसक जबरन वसूली रैकेट के विस्तार को दर्शाता है। इन घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि जब बड़े राजनीतिक और सैन्य फैसले लिए जाते हैं तो उसका असर केवल सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं रहता। जी, यह पूरे महाद्वीप के बुनियादी ढांचे को झकझोर देता है। और जब किसी क्षेत्र में कूटनीतिक अस्थिरता चरम पर होती है तो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था भी अछूते नहीं रहते। बिल्कुल सही कहा। यदि पर्यावरण और रसद की बात की जाए तो पेरू को चिंचा सहित अपने तटों पर अत्यधिक असामान्य लहरों का सामना करना पड़ा है। इसके परिणाम स्वरूप एहतियात के तौर पर 90 बंदरगाहों और समुद्री गतिविधियों को बंद करना पड़ा। विश्लेषणात्मक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बंदरगाहों के बंद होने से केवल वैध व्यापार ही नहीं बल्कि उन कार्टेल की समुद्री तस्करी की आपूर्ति श्रृंखलाएं भी बाधित होती हैं जो पहले से दबाव में हैं। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भी एक रिपोर्ट आई थी। जी, इंटर अमेरिकन प्रेस सोसाइटी यानी SIP की एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट दर्शाती है कि पूरे अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता में भारी गिरावट आई है। जब जब सैन्य हस्तक्षेप और कार्टेल हिंसा बढ़ती है तो सूचनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल, जिससे पत्रकारों पर हमले बढ़ते हैं। लेकिन इस अराजकता के बीच मानवीय लचीलेपन के उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। वो कैसे? रिपोर्टों में बताया गया है कि विस्थापन के बावजूद वेनेजुला के प्रवासियों ने पेरू की पाक कला और संस्कृति में अपनी एक नई जगह बनाई है जो सांस्कृतिक एकीकरण को दर्शाता है। ये वाकई एक सकारात्मक पहलू है। इसी तरह खेल के मैदान से भी एक बड़ी खबर है। अर्जेंटीना के फुटबॉल क्लब लानूस ने ब्राजील के शक्तिशाली क्लब फ्लेमेंगो को हराकर रेकोपा सुदामेरिकाना का फाइनल जीत लिया है। यह अप्रत्याशित जीत दिखाती है कि भारी भू राजनीतिक दबावों के बावजूद जीवन अपने रास्ते खोज ही लेता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इन सभी खुफिया रिपोर्ट्स और डेटा पॉइंट्स के आधार पर भविष्य का पूर्वानुमान लगाएं तो आगे क्या होने की संभावना है? पूर्वानुमान कई स्तरों पर सतर्क करने वाला है। सबसे पहले अल्मेंचो की मृत्युओं के कारण छोड़े गए सत्ता के निर्वात को भरने के लिए आने वाले महीनों में कार्टेल के भीतर भारी खून खराबा होने की आशंका है। यानी प्लाजा बॉस अपने नियंत्रण के लिए आपस में लड़ेंगे? जी। दूसरा, शील्ड ऑफ द अमेरिका गठबंधन के तहत लैटिन अमेरिका, विशेष रूप से इक्वाडोर में अमेरिकी सैन्य अभियानों और खुफिया हस्तक्षेप में वृद्धि होना तय है। और तीसरा 2026 के फीफा विश्व कप के नजदीक आते ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेक्सिको की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय और तनाव दोनों देखे जाएंगे। इस गहन चर्चा से ये स्पष्ट है कि भू राजनीतिक फैसलों, कार्टेल की आंतरिक कार्यप्रणाली और सामाजिक उथल-पुथल के बीच के संबंध बेहद जटिल है। बिल्कुल। और इस तरह की तथ्य आधारित और निष्पक्ष खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टाइलो न्यूज़ एक बेहतरीन उपकरण है। ये कोई साधारण समाचार ऐप नहीं है। जी, ये एक मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसे व्यक्तिगत इंटेलिजेंस शैली के ब्रीफ प्राप्त करने के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। ये सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्सेस सीधे वास्तविक समय का डेटा लेता है और AI के माध्यम से इसका विश्लेषण करता है। श्रोताओं को www.stylonews.com पर जाकर इस AI पावर्ड न्यूज़ ऑन डिमांड सर्विस को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और याद रहे कि मार्च के अंत तक पहले 250 उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोमो कोड स्टाइलो के माध्यम से एक विशेष छूट उपलब्ध है। खैर, अब इस गंभीर समाचार विश्लेषण से बाहर आते हुए आज की इस गहन चर्चा को सुनने और इस जटिल विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस निष्पक्ष विश्लेषण से इन क्षेत्रीय मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। भविष्य की चर्चाओं के लिए किन विषयों पर डीप डाइव की जानी चाहिए, इसके सुझाव आमंत्रित हैं। साथ ही पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को जरूर फॉलो करें। अंत में इस प्रसारण का समापन एक ऐसे वैचारिक प्रश्न के साथ किया जा रहा है जिस पर चिंतन करना आज के समय की मांग है। जब किसी राष्ट्र के भीतर पनप रहे आपराधिक संगठनों को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया जाने लगे, तो कानून व्यवस्था की आंतरिक समस्या और एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के बीच की रेखा कहाँ खींची जाती है? क्या दुनिया भर में सुरक्षा सुनिश्चित करने की कीमत पर किसी संप्रभु राष्ट्र की स्वतंत्रता से समझौता करना न्यायसंगत है? इस विचार के साथ आज के लिए विदा। धन्यवाद।